हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ सीए में हर्ष सोमपुरा। सो अभी तक हमने ये वीडियो सीरीज के अंदर फिनेंशियल अकाउंटिंग, फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, पेपर नंबर 2 ऑफ फाउंड सीएमए फाउंडेशन, वो हमने स्टार्ट किया है। उसके अंदर हमने चैप्टर 1.1 एंड 1.2 कर दिया है। मॉड्यूल 1 का 1.3 चल रहा है। 1.3 चैप्टर का नाम है कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन। उसके अंदर हमने क्या क्या सीखा था, एक बारी फटाफट से हम रिकॉल कर लेते हैं। कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस क्या क्या होते हैं, डिस्टिंक्शन क्यों करना पड़ता है, क्योंकि हमें एसेट एंड लायबिलिटी जानना होता है, प्रॉफिट जानना होता है, फाइनेंशियल पोजीशन जाननी होती है। ट्रांजैक्शन किस टाइप के होते हैं, कैपिटल एंड रेवेन्यू, कैपिटल इज लॉन्ग टर्म, रेवेन्यू इज शॉर्ट टर्म। एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो क्या क्या इफेक्ट देते हैं, जनरली लॉन्ग टर्म इफेक्ट देते हैं, शॉर्ट टर्म इफेक्ट देते हैं। रेवेन्यू वाले नॉन रिकरिंग होते हैं, रेवेन्यू वाले रिकरिंग नेचर के होते हैं। परचेज ऑफ मशीनरी कैपिटल नेचर माना जाता है, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स वो रेवेन्यू नेचर का माना जाता है। फिर ना फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीज करते हैं नॉर्मली अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ तो। ट्रेडिंग एक्टिविटी इंक्रीज डिक्रीज करते हैं अगर रेवेन्यू नेचर का ट्रांजेक्शन हुआ तो। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ तो बैलेंस शीट में जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ तो प्रॉफिट एंड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस के अगेंस्ट चार्ज होता है। अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज करता है, ऑपरेशन बराबर कर देता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर बिफोर कमेंसमेंट भी हो सकता है, आफ्टर कमेंसमेंट भी हो सकता है, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आफ्टर कमेंसमेंट ही होगा। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल भी मैंने बताए थे, बुक के अंदर से भी हमने पढ़ा था। तो आज स्टार्ट करते हैं जहां से हमने स्टॉप किया था, दैट इज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो, एज ऑफ नाउ करंटली अगर देखा जाए तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसा कोई कॉन्सेप्ट रहा ही नहीं है। ठीक है, पर आप अकाउंटिंग के स्टूडेंट हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, सपोज आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आपने आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, बिजनेस जैसे ही, सपोज ऐसे समझ लेते हैं कि बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, अब बिजनेस जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ओपनिंग ओपनिंग करवाते हैं। ओपनिंग करवाते हैं मतलब क्या, कि हम बहुत सारे लोगों को हमारे कार्ड्स बंटवाते हैं। बहुत सारे लोगों को हम कार्ड्स देते हैं और उनको बुलाते हैं कि देखो हमने नया बिजनेस खोला है, एक बारी आओ। इनविटेशन देते हैं उनको, एक बारी हमारी प्रोडक्ट दिखाते हैं उनको पहली बार। तो वो इनविटेशन और ओपनिंग के लिए बहुत सारा खर्चा होता है। अब वो जो बहुत सारा खर्चा हुआ, अब वो जो खर्चा है, क्या उसका बेनिफिट मुझे क्या एक ही साल मिलने वाला है? हम बोलेंगे नहीं। जो ओपनिंग एक्सपेंडिचर मैंने किया उसका बेनिफिट मुझे 2-3 साल तक मिल सकता है, वो एक्सपेक्टेशन होता है हमारा। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि एक ही साल मिलेगा। एक बार ओपनिंग एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा होता है, बड़ा होता है। तो वो जो ओपनिंग का खर्चा है, क्या वो एक साल के लिए बेनिफिट देगा? नहीं, मुझे मोर देन 1 ईयर बेनिफिट देगा। तो ऐसे एक्सपेंडिचर जो मोर देन 1 ईयर बेनिफिट दे रहे हैं, लेकिन क्या उससे कोई एसेट क्रिएट हुई? ऐसा हुआ कि हाँ ओपनिंग एक्सपेंडिचर की वजह से आपको एक सर्टिफिकेट मिला जिसका ये मार्केट में एक वैल्यूएशन है? ऐसा थोड़ी होगा। तो इसी वजह से हम बैलेंस शीट में भी वो चीज लिख नहीं सकते। और पूरा का पूरा खर्चा जो होगा, ओपनिंग एक्सपेंडिचर का जो खर्चा होगा, वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। एक्चुअली बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो वो जो बड़ा अमाउंट है वो इस साल अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट पे लिख दूंगा खर्चा, तो इस साल तो मुझे लॉस ही दिखेगा। तो अगर इस साल मुझे लॉस दिखेगा तो मेरे इन्वेस्टर्स को मैं अपना फिनेंशियल स्टेटमेंट जब दिखाऊंगा तो उनको मेरे पे भरोसा ही नहीं होगा। वो ऐसा बोलेंगे कि आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो, हम आपको इन्वेस्टमेंट नहीं देंगे। तो इन दैट सिनारियो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये करना पड़ेगा कि उसको हमें सिस्टमेटिकली स्प्रेड करना पड़ेगा ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स, जब जब हमें बेनिफिट जितना मिलता रहता है। इसी वजह से हम क्या करते हैं, उसको एसेट साइड के ऊपर लिख देते हैं। और आपने देखा होगा कि नॉर्मली प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर फिक्टिशियस एसेट में लिखा जाता है। फिक्टिशियस एसेट मतलब क्या, कि ऐसे खर्चे जो हमारे लिए ऐसे खर्चे ही है जो हमें मोर देन 1 ईयर बेनिफिट देते हैं, इसी वजह से हम उसको एसेट की तरह कंसिडर करते हैं। ठीक है, इसी वजह से उसको हमें एसेट की तरह कंसिडर करते हैं। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर नॉर्मली हम बैलेंस शीट में एसेट साइड पे लिखते हैं। फिर हम क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं, और जितने साल तक राइट ऑफ करते हैं ना, वो जितना राइट ऑफ किया पीएनएल की डेबिट पे वो लिखते जाते हैं। तो जो खर्चे ऐसे हैं जिसकी वजह से हमारी एसेट क्रिएट नहीं होती लेकिन वो मोर देन 1 ईयर बेनिफिट देते हैं, ऐसे वाले खर्चे को क्या बोलते हैं हम? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है वो, लेकिन डिफर्ड हम क्या करते हैं, पार्ट पार्ट में उसको स्प्रेड करते हैं। ओके, तो हम पढ़ते हैं। देखो उन्होंने बोला है एन एक्सपेंडिचर विच गिव्स बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर। देख लो, मैंने बोला एक्सपेंडिचर ही है। कौन से देखो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हाँ, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ही पार्ट है, वो पार्ट तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ही है, लेकिन वो मोर देन 1 ईयर बेनिफिट देता है, इसी वजह से उसको स्प्रेड किया जाता है।
नॉन रिकरिंग इन नेचर, हाँ वो भी रेगुलर नहीं होता। देखो मैंने ओपनिंग का खर्चा किया, एक ही बार ओपनिंग का खर्चा होता है। दूसरा खर्चा ये हो सकता है कि आपका एक नया प्रोडक्ट आया, तो नया प्रोडक्ट जो है उसको मार्केट में लाने के लिए बहुत बड़ी एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, तो वो जो बहुत बड़ी एडवर्टीजमेंट की उसका खर्चा भी तो बहुत एक एबनॉर्मल अमाउंट होगा। अभी इसी साल में उसका मैं खर्चा नहीं डाल सकता, वरना मैं लॉस में चला जाऊंगा। तो उसकी वजह से जो एसेट क्रिएट हुई उसको बोलते हैं हम डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर होता है रिटर्न ऑफ इन ईयर ऑफ बेनिफिट। हाँ, बेनिफिट जितना भी होता है, हम जितने साल बेनिफिट ले रहे हैं, सपोज हमने नई प्रोडक्ट लॉन्च की, एक प्रोडक्ट लॉन्च की, उसके ऊपर बहुत अच्छे से एडवर्टीजमेंट का खर्चा किया, हमने जजमेंट लिया कि भाई इससे मुझे 3 साल तक का बेनिफिट मिल सकता है। तो सपोज 90,000 का खर्चा हुआ, तो 3 साल में बांट देंगे, हर साल 30,000 पीएनएल की डेबिट पे लिख दूंगा एडवर्टीजमेंट फॉर न्यू प्रोडक्ट करके, 30,000 30,000 30,000, दैट्स इट। ये होता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, पोर्शन शो ऑन बैलेंस शीट, देख लो जितना खर्चा है वो पोर्शन अन वो बोलते हैं ना अनरिकॉग्नाइज या अनरिटर्न ऑफ पोर्शन शोन ऑन बैलेंस शीट। मतलब 90,000 का खर्चा है, तो हम 1/3 करेंगे, 30,000 पीएनएल की डेबिट पे लिखेंगे, बाकी का 60,000 जो रिटर्न ऑफ नहीं हुआ है, अनएब्सॉर्ब पोर्शन बोलते हैं उसको, वो सीधा बैलेंस शीट में ही रहेगा अभी भी। एग्जाम्पल देख लो, लार्ज एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट, एंड फिर कॉस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड रिसर्च। देख लो, एक्सपेरिमेंट किया, रिसर्च किया, ये सारे खर्चे क्या है, मोर देन 1 ईयर बेनिफिट देते हैं हमें, नो डाउट देते ही है। लेकिन वो इस साल एक ही साल के खर्चे में अगर डाल दिया ना, तो वो परफॉर्मेंस हमारा सही नहीं दिखेगा। इसी वजह से उसको हमें यहाँ लिखना पड़ता है, बैलेंस शीट में लिखना पड़ता है। आई होप सो इट इज क्लियर टू यू। लेकिन करंटली डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहा। एज पर AS 26 पैरा नंबर 2, सारे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसिडर किया जाता है और पीएनएल की डेबिट पे ही लिख दिया जाता है। अब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि पहले क्या होता था कि हर एक कंपनी अपने हिसाब से डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डिसाइड करती थी। ठीक है, तो उसकी वजह से प्रॉफिट मैनिपुलेशन बहुत होता था। इसी वजह से ये स्टैंडर्ड लाने की जरूरत पड़ी कि प्रॉफिट का मैनिपुलेशन जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। फिनेंशियल स्टेटमेंट की जो इन्फॉर्मेशन, करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, वो इन्वेस्टर्स तक जानी चाहिए। इसी वजह से ये हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो उन्होंने बोला बट नाउ ऑल, ये इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, बट नाउ ऑल डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसिडर्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसा कोई कॉन्सेप्ट रहा ही नहीं है। ओके, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसा कोई कॉन्सेप्ट रहा ही नहीं है। पढ़ लेते हैं, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है, देख लो क्या है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पढ़ लेते हैं बुक में। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉर विच पेमेंट हैज बीन मेड और लायबिलिटी हैज बीन इनकर्ड but which is carried forward on the presumption that will be benefit over a subsequent period or periods। देख लो, सब्सिक्वेंट पीरियड के हिसाब से, मतलब मोर देन 1 ईयर बेनिफिट देगा, भले ही खर्चा है लेकिन वो मोर देन 1 ईयर बेनिफिट देगा, इसी वजह से उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। गाइडेंस ऑन टर्म्स यूज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। अब गाइडेंस दे दिया उन्होंने, उन्होंने बोल दिया कि डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर कॉम्बिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको एमसीक्यू में आ सकता है कि डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो कॉम्बिनेशन है, किसका? कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर का कॉम्बिनेशन है। ये उन्होंने बोल दिया कि आपको ये याद रखना है कि कॉम्बिनेशन है। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अब क्या होता है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब भी होता है ना, डीआरएफ, डिफर्ड रेवेन्यू, डीआरई, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के दो पार्ट उन्होंने कर दिए हैं, एक कैपिटल कंसिडर होगा और एक रेवेन्यू कंसिडर होगा, ये उन्होंने बोल दिया है। ठीक है, whose usefulness does not expire in the year or their occurrence but generally expires in near future. These type of expenditure are carry forward and are written off in future accounting period. A portion of such expenditure is capitalized even though it is revenue in nature। देखो, उन्होंने सामने से ही बोल दिया कि डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो कॉम्बिनेशन है। कुछ पोर्शन हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज कर देंगे, कुछ पोर्शन हम एसेट साइड पे लिख देंगे कैपिटलाइज करके कैपिटल के खर्चे में, और कुछ पोर्शन सीधा पीएनएल में लिख देंगे। ठीक है, अब उन्होंने बोल दिया, गाइडेंस दे दिया है कि हालांकि अकाउंटेंसी के ऊपर गाइडेंस कौन देता है, आईसीआई, तो उन्होंने गाइडेंस दे दिया, वही करेंगे हम। एंड hence is also referred to as capitalized revenue nature। कैपिटलाइज रेवेन्यू नेचर, कुछ पोर्शन जो हम कैपिटलाइज करते हैं उसको माना जाता है कैपिटलाइज रेवेन्यू नेचर। एग्जाम्पल ऑफ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्लूड हैवी एडवर्टीजमेंट इनकर्ड प्रायर टू लॉन्चिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट। देखो, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले हम जो हैवी एडवर्टीजमेंट करते हैं उसके पीछे, तो वो हमारा क्या होता है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। फिर डेवलपमेंट एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्ट,
प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो करते हैं, रिसर्च करते हैं, प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए जो भी खर्चे करते हैं वो भी डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। आउट ऑफ टोटल ऑफ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर a part, the portion representing benefit consumed during the year is written off and recorded in the debit side of income statement, while the unwritten off portion appears on asset in balance sheet। जो मैंने बताया, जो 90,000 वाला पोर्शन था, मैंने बताया ऑलरेडी कि कुछ 90,000 वाला पोर्शन जो होता है, वो 90,000 वाले पोर्शन में से 30,000 हम पीएनएल की डेबिट पे दिखाते हैं और कुछ पोर्शन हम कहाँ पे लिखते हैं, 60,000 बैलेंस शीट पे दिखते हैं। बस वही चीज है। पर नोट जो मैंने ऑलरेडी बता दिया, आफ्टर इश्यूएंस ऑफ AS26 इशू किया उन्होंने, द एक्सपेंडिचर विच रिकॉग्नाइज्ड एज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैज बीन ट्रीटेड एज सिंपल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको सिर्फ इतना ही सोचना है कि डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी अगर हो तो भी वो कैसे कंसिडर होगा रेवेन्यू। आपको कुछ नहीं करना है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी अगर आपको दिखे कोई भी एमसीक्यू में, जस्ट अ सेकेंड, कोई भी एमसीक्यू में ऐसा दिखे कि ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो भी आपको उसको क्या लिख देना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्यों? उन्होंने बोल ही दिया कि डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसा कुछ रहा ही नहीं है। द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैज स्पेसिफिकली मेंशन्ड दैट एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर रिसर्च, ट्रेनिंग, एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशनल एक्टिविटी शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस ऑफ अकाउंटिंग पीरियड इन विच इट हैज बीन अकर्ड। जब भी डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ, जिस साल में हुआ, पीएनएल अकाउंट में लिख दो, दैट्स इट। हमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आई होप सो इट इज क्लियर। तो हमें कुछ ज्यादा करना नहीं है। अब डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है भी तो भी हमें क्या लिख देना है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्यों? क्योंकि AS26 ने बोल दिया है। अब AS26 ने बोल दिया तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, चलो पढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। देखो ये बुक के एग्जाम्पल है, बहुत ही इजी है, आराम से आ जाएगा आपको समझ। देखो, स्टेट वेदर फॉलोइंग आर कैपिटल रेवेन्यू और डिफर्ड रेवेन्यू। देखो भले ही क्वेश्चन में पूछा है कैपिटल रेवेन्यू एंड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसा कुछ है ही नहीं। आपको सीधा क्या लिखना है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, दैट्स इट। आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। इवन दो इन एग्जामिनेशन आपको एमसीक्यू में बोले डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो भी वो लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है। ओके, चलो, कैरेज ऑफ 7,500 स्पेंट ऑन मशीनरी परचेज एंड इंस्टॉल। देखो मशीनरी परचेज किया, मशीनरी परचेज करने के बाद उसको पुट टू यूज तक के, उसको यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए जो भी खर्चे होते हैं वो क्या होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। तो उसको क्या माना जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। देख लो, है सीधा कैपिटल एक्सपेंडिचर लिख दो भाई, खत्म करो ना। फिर होता है हैवी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट 20,000 स्पेंट ऑन लॉन्चिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट। अब भी हमने किया हैवी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट ऑफ लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट, वो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हालांकि वो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन फिर भी अब हमें क्या मानना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देख लो उन्होंने बोल दिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हाँ, भले ही वो डिफर्ड रेवेन्यू है, फिर भी हमें क्या मानना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसको। ओके, फिर उसके बाद उन्होंने बोला 200 पेड फॉर सर्विसिंग ऑफ द कंपनी व्हीकल एंड इंक्लूडिंग 50 पेड फॉर चेंजिंग द ऑयल। ये मेंटेन करने के लिए, व्हीकल को मेंटेन कर, रिपेयर मेंटेनेंस के लिए जो खर्चा है वो क्या माना जाएगा, रेवेन्यू नेचर का माना जाएगा। ऑलरेडी मैंने सारी चीजें बता रखी है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो मैंने बोला है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, बस वो याद होगा तो भी आपका काम हो जाएगा। सर्विसिंग ऑफ द कंपनी व्हीकल एंड 50 रुपीज ऑयल, जो रिपेयरिंग के लिए या मेंटेन करने के लिए जो खर्चा है वो रेवेन्यू है। कंस्ट्रक्शन ऑफ बेसमेंट, कंस्ट्रक्शन आ गया भाई, बेसमेंट कुछ कंस्ट्रक्ट किया, फिक्स्ड एसेट, फैक्ट्री प्रीमाइसेस, तो ये पूरा कैपिटल नेचर का खर्चा है। कंस्ट्रक्शन किया ना भाई, कंस्ट्रक्शन किया, एसेट क्रिएट हुई, कैपिटल एक्सपेंडिचर। मोर देन 1 ईयर बेनिफिट देगा मुझे, हाँ ये प्रीमाइसेस मोर देन 1 ईयर ही बेनिफिट देगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। डन है। चलो सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड पे उन्होंने स्टेट वेदर द कैपिटल और रेवेन्यू, कैपिटल रेवेन्यू ही पूछा है डायरेक्टली। चलो करते हैं। पेड अ बिल, पेड अ बिल ऑफ 10,000 ऑफ मिस्टर कुमार हु हैज एंगेज्ड एज एन इरेक्शन इंजीनियर टू सेट अप अ न्यू ऑटोमेटिक मशीन। देखो एक न्यू ऑटोमेटिक मशीन है 20,000 एट द न्यू फैक्ट्री साइट। देखो एक फैक्ट्री थी हमारी, वो फैक्ट्री थी, वो फैक्ट्री पे एक नया ऑटोमेटिक मशीन लेके आए हम लोग। मशीन लेके आए मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो नए मशीन का ये 20,000 का जो खर्चा है वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है। अब उसको इंस्टॉल करने के लिए मैंने एक इंजीनियर बुलाना पड़ा, तो वो यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए जो भी खर्चा मैंने किया, वो मशीन नया लाया, उसको इंस्टॉल करने के लिए जो भी एडिशनल खर्चा किया उसको भी क्या करेंगे, कैपिटलाइज कर देंगे। तो ये 20 + 10, 20 एंड 10 दोनों जो खर्चे हैं वो दोनों कहाँ पे जाएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो उन्होंने तो यही बोला है कि एक्सपेंडिचर इनकर फॉर, इंजीनियर को भी जो खर्चा दिया ना वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, आई गेस सो इट इज क्लियर। मैं ऑलरेडी बता चुका सारे एग्जांपल के साथ।
फिर बोला है सेकंड, इनकर 26,000 एक्सपेंडिचर ऑन वेरिड एडवर्टीजमेंट कैंपेन अंडरटेकन ईयरली ऑन रेगुलर बेसिस ड्यूरिंग द पीक फेस्टिवल सीजन। बोल दिया रेगुलर बेसिस। रेगुलर मतलब क्या? रिकरिंग। और रिकरिंग एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं भाई? रेवेन्यू नेचर के होते हैं, हर साल करते हैं। देख लो, हर साल हम करते हैं एडवर्टीजमेंट, तो हर साल करते हैं मतलब रेगुलर करते हैं। तो हर साल करते हैं तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका पीक है, हर साल पीक सीजन आती है, तो हर साल में एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, तो उसका बेनिफिट हर साल ही मिलेगा, हर साल खत्म भी हो जाएगा, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा उसको, सेकंड वाले को। ठीक है। फिर उसके बाद इन अकॉर्डेंस विद द लॉन्ग टर्म प्लान, बोल दिया लॉन्ग टर्म प्लान बोल दिया है। हाँ, लॉन्ग टर्म मतलब कैपिटल में जाएगा नॉर्मली। Providing a well-equipped labor welfare center, spent 90,000 being budgeted allocation for the year। देखो, अब क्या माना जाता है, ये उन्होंने बोल दिया है कि इन अकॉर्डेंस विद द लॉन्ग टर्म प्लान, अब एलोकेशन 90,000 लेबर वेलफेयर सेंटर के लिए आप अलोकेट कर रहे हो। तो लेबर वेलफेयर सेंटर के लिए आप अलोकेट कर रहे हो, तो ये वेलफेयर सेंटर बनाना है आपको। तो ये जो लेबर वेलफेयर सेंटर आपको जो बनाना है, तो लॉन्ग टर्म प्लान है आपका, तो ये आपको बेनिफिट लॉन्ग टर्म देने वाला है। ये जो खर्चे हैं वो आपको क्या लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने वाले हैं, इसी वजह से इसको कहां पे डाला जाता है? इट शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, डन है। चलो, ये तो बहुत इजी है, सबसे इजी वाला समय ये। क्लासिफाई द फॉलोइंग, कैपिटल या रेवेन्यू है। उन्होंने बोला है देखो, एन एक्सटेंशन ऑफ रेलवे ट्रैक्स, रेलवे ट्रैक बनाया फॉर फैक्ट्री एरिया। देखो कई बार क्या होता है, कंपनी अपने खुद के रेलवे ट्रैक्स बनाती है और वहां पे अपनी ट्रेन दौड़ाती है, क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए उनको हेल्प करती है अपने जो रॉ मटेरियल्स होते हैं ना उसके। तो उन्होंने फैक्ट्री शेड बनाया, रेलवे ट्रैक्स बनाए, तो वो तो मोर देन 1 ईयर बेनिफिट देगा, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में माना जाएगा। क्यों? क्योंकि मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड उनको बेनिफिट दे रहा है, इसी वजह से उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है। फिर उसने बोला कि वेजिस पे टू मशीन ऑपरेटर, मशीन ऑपरेटर को वो वेजिस पे कर रहा है, तो वेजिस पे करेगा तो सिंपल है, मशीन ऑपरेट कर रहा है तो नॉर्मली हमारा प्रोडक्शन में मशीन जो यूज होता है ना, उसके ऊपर जो ऑपरेटर होता है लेबर, उसको वेजिस पे करते हैं। दैट विल बी कंसिडर्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। थर्ड, इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ न्यू प्रोडक्शन मशीन। इंस्टॉलेशन कॉस्ट है नया प्रोडक्शन मशीन, एक नया प्रोडक्शन मशीन लाए और उसके ऊपर इंस्टॉलेशन का खर्चा हुआ, अगेन वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नया मशीन लाए वो तो कैपिटल है ही, लेकिन उसके ऊपर इंस्टॉलेशन भी जो है, तो वो क्या हो जाएगा? कैपिटलाइज इन नेचर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो भी खर्चा करेंगे हम लोग, उसके ऊपर जो भी खर्चा करेंगे वो मोर देन 1 ईयर बेनिफिट देगा, इसी वजह से वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मटेरियल फॉर एक्सटेंशन ऑफ फॉरमैन ऑफिस इन फैक्ट्री, एक फैक्ट्री है, अब फॉरमैन की ऑफिस है, फॉरमैन की ऑफिस को एक्सटेंड करने के लिए, अब एक फैक्ट्री के अंदर एक फॉरमैन हमने रखा हुआ है, उसकी ऑफिस है, अब वो ऑफिस को बढ़ाने के लिए एक मटेरियल लेके आया क्योंकि कंस्ट्रक्ट करवाना था, तो वो मोर देन 1 ईयर बेनिफिट देगा ना। तो फॉरमैन की ऑफिस जो है वो क्या 1 साल तक ही काम देगी, उसके बाद गिर जाएगा क्या? नहीं। तो फॉरमैन की ऑफिस के लिए जो हम मटेरियल लेके आए हैं, वो मटेरियल फॉरमैन की ऑफिस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए काम आने वाला है, और जो वो ऑफिस का जो फॉरमैन की जो ऑफिस बनेगी वो हमें मोर देन 1 ईयर बेनिफिट देने वाली है, इसी वजह से वो हमें क्या करना पड़ेगा? इन दैट सिनेरियो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। देख लो, सारी चीजें मैं लिखी यहाँ पे लिखी हुई है, मैं तो डिस्कस कर ही रहा हूँ आपके साथ। फिर उन्होंने बोला है रेंट पेड फॉर द फैक्ट्री, फैक्ट्री का रेंट पे किया, फैक्ट्री हर हर महीने रेंट पे करते हो, रेगुलरली बेसिस, रेगुलर एक्सपेंडिचर, रिकरिंग इन नेचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सिंपल एज दैट। फिर उसके बाद पेमेंट फॉर कंप्यूटर टाइम टू ऑपरेट अ न्यू स्टोर कंट्रोल सिस्टम। देखो ये थोड़ा आपके लिए, आप बोलोगे सर ये क्यों ऐसा? देखो, कंप्यूटर टाइम ऑपरेट सिस्टम न्यू स्टोर्स कंट्रोल सिस्टम के लिए आपने पेमेंट किया। कंप्यूटर टाइम, देखो अब कंप्यूटर के अंदर है ना, नॉर्मली क्या होता है कि अपडेट आते रहते हैं, तो नए अपडेट जो आया उसके लिए आपने पेमेंट किया, तो वो रेगुलर इन नेचर होता है, हाँ, खर्चा। तो आप ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, अगर यहाँ पे ऐसा होता कि पूरी हमने एक सिस्टम डेवलप करवाई, पूरी हमने एक सिस्टम डेवलप करवाई और वो हमारी सिस्टम 5-10 साल के लिए हमें बेनिफिट देने वाली है, तो वो जो खर्चा हो जाता है ना, वो खर्चा क्या माना जाता है? कैपिटल इन नेचर माना जाता है। ठीक है। पर यहाँ पे तो नॉर्मल एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमारी ऑपरेटिंग स्टोर्स कंट्रोल सिस्टम है। स्टोर्स कंट्रोल का मतलब क्या? स्टॉक टेकिंग वाली जो एक सिस्टम होती है ना, उसके लिए हमने पेमेंट किया। ये तो नॉर्मल रेगुलर खर्चा है, इसी वजह से इसको रेवेन्यू माना जाता है। ये आपको एग्जाम में पूछते हैं, सॉरी ये वाला। ओके, चलो इसके बाद आते हैं वेजेस पेड टू ओन एम्प्लॉयज फॉर बिल्डिंग द फॉरमेन्स ऑफिसेज। ये मैंने एग्जांपल में भी दिया था, एग्जांपल भी बताया था मैंने।
कि आपने एक फॉरमैन की ऑफिस बनानी है, आपकी फैक्ट्री के अंदर एक फॉरमैन है, वो फॉरमैन की ऑफिस बनानी है मुझे। वो फॉरमैन की ऑफिस बनाने के लिए मेरा अपने जो लेबर है उनको मैंने बोला कि आप ये फॉरमैन की ऑफिस मुझे बना के दे दो। तो अब ये जो लेबर को मैंने जो पे किया, वो वो नॉर्मल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। नॉर्मल लेबर में हम पे करेंगे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन जब मैं ये लेबर्स को अपना कंस्ट्रक्शन में लगा दूंगा फॉरमैन की ऑफिस के, तो वो जो फॉरमैन की ऑफिस के ऊपर कंस्ट्रक्शन का खर्चा भी लगा ना, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो खर्चा हमने किया वो मोर देन 1 ईयर मुझे बेनिफिट देगा। ये जो लेबर मैंने यूज किया वो किसके लिए काम आया? लेबर की ऑफिस बनाने के लिए। तो वो मोर देन 1 ईयर मुझे बेनिफिट देगा, इसी वजह से वो जो खर्चा भी है लेबर का, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। ओके, आई होप सो इट इज क्लियर टू यू। फोर्थ वाला करते हैं। फॉर ईच ऑफ केस नंबर्स बिलो इंडिकेट वेदर इनकम एक्सपेंडिचर इज कैपिटल और रेवेन्यू। कैपिटल रेवेन्यू भी बताना। पेमेंट ऑफ वेजेस फॉर वंस ओन एम्प्लॉयज फॉर बिल्डिंग न्यू ऑफिस एक्सटेंशन। अरे ऑफिस एक्सटेंड करवानी है, ऑफिस एक्सटेंड करवाने के लिए हमारे खुद के ही एम्प्लॉयज को हमने वेजेस पे करके कंस्ट्रक्ट करवाया, अभी मैंने डिस्कस किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मोर देन 1 ईयर बेनिफिट देगा मुझे। रेगुलर हायरिंग ऑफ कंप्यूटर टाइम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फॉर्म्स अकाउंट्स। रेगुलर हायरिंग ऑफ कंप्यूटर टाइम, रेगुलर हायरिंग बोल दिया, रेगुलर वर्ड रिकरिंग, रेगुलर हायरिंग ऑफ कंप्यूटर टाइम। कंप्यूटर का टाइम रेगुलर हायर कर रहे हो, मतलब सब्सक्रिप्शन जैसा कि रेगुलरली आप कुछ पे कर रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर, तो वो क्या हो जाएगा? रेवेन्यू नेचर हो जाएगा। इट इज दैट सिंपल। फिर उसके बाद द परचेज ऑफ न्यू कंप्यूटर फॉर यूज इन बिजनेस। नया कंप्यूटर परचेज किया तो वो एसेट है। नया कंप्यूटर परचेज किया, मोर देन 1 ईयर बेनिफिट देगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसी वजह से हम उसको एसेट पे लिखते हैं। फिर उसके बाद द यूज ऑफ मोटर व्हीकल हायर्ड फॉर 5 ईयर्स बट पेड एट एवरी 6 मंथ्स। अब बोल दिया, देखो मोटर व्हीकल का यूज कर रहे हो, भाड़े पे लिया है, 5 साल के लिए मैंने भाड़े पे लिया है। अगर आप भाड़े पे लेते हो ना कोई भी मोटर व्हीकल, तो आप एसेट पे नहीं लिखते, उसका भाड़ा ही सिर्फ 6-6 महीने पे कर रहे हो। भाड़ा 6-6 महीने पे कर रहे हो, तो एक बार ही आपने रेंट पे किया, तो वो कितने महीने के लिए बेनिफिट देगा? 6 महीने के लिए। अगर 6 महीने के लिए बेनिफिट देगा, मोर देन 1 ईयर बेनिफिट तो नहीं दे रहा है ना, इसी वजह से ये कौन सा खर्चा माना जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आप सोचो, आप ये ट्रांजेक्शन के अंदर आप सोचो, अगर ये आपकी एसेट हो जाती तो आप एसेट पे लिखते ना मोटर व्हीकल को, क्या लिख पाओगे? नहीं, आपकी एसेट नहीं है, ये सिर्फ आप भाड़े पे यूज कर रहे हो, जस्ट यूजेज, रेंट पे करोगे, 6 महीने तक आप यूज करोगे उसको, वापस अगर आपको यूज करना है वापस रेंट पे कर, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसी वजह से इसको क्या माना जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन यहाँ पे ऐसा होता कि मोटर व्हीकल आपने परचेज ही कर ली, तो फिर इन दैट सिनेरियो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता। डन है, आगे बढ़ते हैं। स्टेट द रीजन वेदर द फॉलोइंग कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। करते हैं। फ्रेट एंड कार्टेज ऑन न्यू मशीन 150, इरेक्शन 500। देखो नई मशीनरी परचेस की, 150 रुपये आपने फ्रेट के लिए खर्चे किए, कार्टेज के लिए मतलब कैरेज के लिए भाई 500 रुपये, इरेक्शन चार्जेस के लिए भी खर्चा किया। नई मशीन को यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए जितना खर्चा हो रहा है, तो वो खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। तो ये दोनों का टोटल कर दो, 500 और 150, मतलब 650 रुपये सीधा सीधा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। डन है। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। सेकंड पॉइंट जो है वो आपके लिए समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्या बोला है? फिक्सचर्स ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ 2500 सोल्ड ऑफ एट 1600। 1600 रुपये में आपने सेल कर दिया। एक फिक्सचर्स है, मतलब फिक्सचर्स इन द सेंस एसेट है हमारी, ठीक है। नॉर्मली फिक्सचर्स मतलब क्या? एसेट है हमारी। एसेट 2500 रुपये, बैलेंस शीट में 2500 रुपये दिख रही थी उसकी वैल्यू, लेकिन हमने उसको 1600 रुपये में बेच दिया। 1600 रुपये में बेच दिया। एंड न्यू फिक्सचर्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 4000 वर अक्वायर्ड एंड कार्टेज पे ऑन परचेज 100। अब यहाँ पे देखो बहुत सिंपल है, दो अलग अलग ट्रांजेक्शन है, एंड लिखा है ना, एंड लिखा है मतलब दोनों अलग अलग ट्रांजेक्शन है, तो दोनों अलग सोचते हैं। हमने न्यू फिक्सचर्स परचेज किया, अब न्यू एसेट परचेज की, तो उसके ऊपर जो भी खर्चा हुआ क्या हो जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो एक नया फिक्सचर परचेज किया, नई एसेट परचेज की जो हमें हेल्प करने वाली है बिजनेस में, 4000 रुपये, और उसके ऊपर 100 रुपये का कार्टेज पे किया, तो ये 4100 रुपये तो क्या हो जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा भाई। उसको हमें कोई लेना देना नहीं है, वो सीधा एसेट साइड पे लिख दो कि हमने नया फर्नीचर परचेस किया ना, नया फिक्सचर परचेस किया। अब यहाँ पे आते हैं। अब आप नॉर्मली सोचो कि एक एसेट आपके पास, डेप्रीशिएबल एसेट एक 2500 रुपए की पड़ी हुई है, उसको मैंने 1600 रुपये में बेच दिया, तो ये जो 900 रुपये का लॉस हुआ वो कैपिटल लॉस हो जाएगा ना। देखो कैपिटल एसेट जो है, कैपिटल एक्सपेंडिचर
कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने किया था, उसके ऊपर जो भी लॉस होता है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल लॉस। इस टैक्स वो लॉस, कैपिटल लॉस एंड रेवेन्यू लॉस मुझे सिखाना बाकी है, पर उन्होंने बीच में ये ट्रांजेक्शन डाल दिया तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बता दिया मैंने। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, बुक वैल्यू, जो भी बुक वैल्यू आपकी, बुक वैल्यू में से आपकी सेल वैल्यू माइनस करो, जो भी आपको लॉस हुआ वो कैपिटल लॉस। और यहाँ पे अगर प्रॉफिट भी होता तो कैपिटल प्रॉफिट होता। लेकिन सपोज अगर 2500 रुपए का ये बुक वैल्यू है, अगर आपने 3000 में बेचा होता ये चीज, तो 500 रुपए का जो प्रॉफिट हुआ ना वो कैपिटल प्रॉफिट माना जाता। क्यों? क्योंकि कैपिटल एसेट थी ना हमारी, तो कोई कैपिटल एसेट बेच के हमें कुछ फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, ठीक है, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज कैपिटल लॉस और कैपिटल प्रॉफिट। ठीक है, तो ये चीज है। थर्ड वाला, अ सम ऑफ 400 स्पेंट ऑन पेंटिंग द फैक्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 400 रुपए पेंट करवाने के लिए, मतलब ये मेंटेन करने के लिए खर्चा है। हाँ, पेंटिंग करवाना मतलब मेंटेन करना, इतना याद रखना। ओके, डेकोरेट करवाना, पेंटिंग करवाना, ये सारे खर्चे क्या होते हैं? मेंटेन करने के लिए होते हैं। इसी वजह से ये खर्चा कहाँ पे जाता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाता है। इट इज दैट इम्पोर्टेंट। आप सोचो, चलो आप सोचो कि एक बारी आपने कलर 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 काम करवाया, आपने अपनी बिल्डिंग के अंदर कलरिंग काम करवाया। अब ये जो है ना, एक जजमेंट बेसिस के ऊपर होता है। नॉर्मली ये जो हमारी बुक है वो ऐसा कंसिडर करती है कि हमने पेंटिंग करवाया या डेकोरेशन करवाया, तो वो सारे खर्चे किस में चले जाते हैं? रेवेन्यू में चले जाते हैं। लेकिन नॉर्मली उन्होंने डिस्टिंक्शन नहीं किया। कुछ जगह पे ऐसा होता है इन रेगुलर लाइफ, इन रियल लाइफ सिनारियो में आपको बताता हूँ, थोड़ा सोचोगे तो आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। आप सोचो कि आपने एक बहुत अच्छे से पूरा रिकंस्ट्रक्शन करवाया, रिकंस्ट्रक्शन करवाया तो वो क्या हो जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी बिल्डिंग की लाइफ बढ़ जाएगी। आपने कलरिंग करवाया, लेकिन कलरिंग के साथ साथ आपने क्या करवाया? बहुत सारी चीजें चेंज करवाई, उससे भी आपकी बिल्डिंग की लाइफ बढ़ जाती है ना, तो वो कैपिटलाइज हो जाता है, वो खर्चा भी कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है। पर वो रियल लाइफ में होता है, वो किस लाइफ में ये सारी चीजें नहीं होती। पर ये सोचना जरूरी है क्योंकि आगे जाके आप प्रैक्टिकल लाइफ में ही आने वाले हो। Fourth one, 8,200 spent on repair before using the second hand goods car purchased recently and to put it in usable condition. सेकेंड हैंड कार परचेस करने के बाद उसको यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए जो भी आप खर्चा करते हो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं। ये मैंने एग्जांपल कल भी दिया, मतलब प्रीवियस वीडियो में भी दिया था, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। वो मैंने ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। इफ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो, तो ये वीडियो देखने का कोई मतलब ही नहीं है। पहले वो वीडियो देखो, ताकि मैंने पूरा का पूरा जो बेस आपको समझाया हुआ है वो जानना बहुत जरूरी है। ओके, तो 8,200 विल बी कंसिडर्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई होप सो इट इज क्लियर टू यू। 6th one पे जाते हैं। 6th one उन्होंने बोला है कैपिटल या रेवेन्यू ट्रांजेक्शन है वो हमें बता दो। ठीक है, 350 was spent on repairing of second hand machine which was purchased on 8th May 2021 and 200 was paid on carriage and freight in connection with its acquisition। सेकेंड हैंड मशीन 350 रुपए परचेस की, उसके ऊपर आपको यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए जो भी खर्चा किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूरा का पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है। सेकेंड हैंड किया, थर्ड हैंड किया, भाई मशीन परचेस की, मशीनरी मतलब मोर देन 1 ईयर बेनिफिट, उसके ऊपर जो भी खर्चा किया वो सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। दैट्स इट। फिर सेकंड, अ सम ऑफ 30,000 वाज पेड एज कंपेंसेशन टू 2 एम्प्लॉइज हु वर रिट्रेंच। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना जरूरी है। एमसीक्यू, ये एमसीक्यू तो नहीं बट ये प्रैक्टिकल लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, आपके बिजनेस है, आपका बिजनेस है, नॉर्मली आपके बिजनेस में जो एम्प्लॉयज होते हैं, कुछ एम्प्लॉयज रेगुलरली छोड़ के चले जाते हैं, कुछ एम्प्लॉयज आपको हायर करने पड़ते हैं। तो ये हायरिंग और आप रिट्रेंच करते हो, मतलब रिट्रेंच करना, आई गेस आपको पता होगा रिट्रेंच करना मतलब अपने इन ओसी यू हैव स्टडीड दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिट्रेंच एम्प्लॉयज। रिट्रेंच एम्प्लॉयज मींस यू हैव रिट्रेंच देम, मतलब आपको, आपने उनको निकाल दिया, आपने उनको निकाल दिया। तो जब आप एम्प्लॉयज को निकाल देते हो ना, तो उनको कुछ कंपेंसेशन देना पड़ता है। क्यों कंपेंसेशन देना पड़ता है? कई बार आप जब एम्प्लॉयज को हायर करते हो ना, तब उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो कि देखो भाई, हम आपको 3 साल तक काम देंगे, लेकिन 3 साल से पहले अगर मुझे ऐसा लगा कि ये काम अच्छा नहीं दे रहा है या तो मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ इसको, तो हमें उसको निकालना पड़ता है। तो वो जो हमने पहले निकाल दिया, तो उसके लिए उसको कुछ भरपाई करनी पड़ती है, कुछ कंपेंसेशन देना पड़ता है मुझे उसको। तो वो जो पैसे मैं उसको दे रहा हूँ ना, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज रिट्रेंच्ड कंपेंसेशन। तो ये जो कंपेंसेशन है वो क्या है? अब आप बोलोगे सर ये बेनिफिट मुझे क्या मोर देन 1 ईयर मिल रहा है? कैसे मोर देन 1 ईयर बेनिफिट मिलेगा? ये तो हर रोज का, मतलब ये रेगुलर काम है। कुछ एम्प्लॉयज आएंगे, कुछ एम्प्लॉयज जाएंगे, बिजनेस को संभालने के लिए ये सारे खर्चे तो करने ही पड़ेंगे।
इसी वजह से ये जो रिट्रेंच्ड एम्प्लॉय को जो कंपेंसेशन हम पे करते हैं ना, वो खर्चा हम कैसा मानते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हैं। ये नॉर्मल खर्चा है, बिजनेस में ये होता रहता है। कुछ नए एम्प्लॉयज आने ही वाले हैं, कुछ एम्प्लॉय हर साल कोई ना कोई एम्प्लॉय तो जाने ही वाला है, तो उसको कंपेंसेशन देना पड़ेगा। तो वो जो नॉर्मल खर्चा है, अब आप ही सोचो, चलो आप सोचते हो सर, एक एम्प्लॉय को मैंने, अगर मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा था तो उसको मैंने निकाल दी। एक एम्प्लॉय को मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा था तो उसको मैंने निकाल दिया, तो उसके ऊपर जो भी मैंने खर्चा किया, उसके ऊपर जो भी मैंने खर्चा किया, 30,000 का जो जो भी मैंने खर्चा किया नॉर्मली, तो उसकी वजह से मोर देन 1 ईयर मुझे बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि मेरा खर्चा बच रहा है। तो आप उसको एसेट साइड पे कहाँ लिखोगे, मुझे ये बताओ। इसको एसेट साइड पे आप लिख ही नहीं पाओगे। उसको एसेट साइड पे कौन से नाम पे लिखोगे, कि रिट्रेंच्ड एम्प्लॉय कंपेंसेशन? लिख ही नहीं पाओगे। इसी वजह से ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होगा। तो कई बार आप सोचोगे भी ना, कि आपको ऐसा दिमाग में भी आए ना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ये होगा, तो आपको ये सोचना है कि बैलेंस शीट पे मैं एसेट साइड पे इसको लिखूंगा कहाँ, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो बैलेंस शीट पे लिखना पड़ेगा ना। तो मैं लिखूंगा कहाँ, लिख ही नहीं पाओगे, तो वो रेवेन्यू में ही चला जाएगा। ठीक है। फिर 150 पेड इन कनेक्शन विद कैरेज ऑन परचेज गुड। देखो भाई, नॉर्मल गुड्स परचेज किया मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो परचेज गुड्स के ऊपर रेवेन्यू वाला खर्चा जो ट्रेडिंग अकाउंट में आप लिखते हो ना, वो कैरेज की बात कर रहे हैं। मशीनरी परचेज के ऊपर कैरेज होगा, कैपिटल। लेकिन नॉर्मल गुड्स परचेज किया जो रीसेल करने के लिए करते हो, उसके ऊपर जो कैरेज पे किया, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है आपका। आई होप सो इट इज क्लियर। 20,000 custom duty is paid in import of machinery for modernization of the factory production during the current year, and 6,000 paid in import duty for purchase of raw material. This is the biggest difference. ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने एक खर्चा मशीनरी के लिए किया, मशीनरी के ऊपर मशीनरी परचेस किया, उसके ऊपर जो भी इंपोर्ट ड्यूटी पे करोगे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। क्यों? मशीनरी परचेस की, वो लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर है। उसके उसको यहाँ पे तक लाने के लिए जो खर्चा करते हो, उसके एडिशन में वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज कर दो। तो ये 20,000 का जो खर्चा है ना, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन हमने एक रॉ मटेरियल किसके लिए यूज करते हो? प्रोडक्शन के लिए। प्रोडक्शन किसके लिए होता है? वो रेगुलर नेचर का होता है। तो वो रेगुलर नेचर मतलब ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो 6,000 का खर्चा है, हमने रॉ मटेरियल को परचेस किया, रॉ मटेरियल को हमारे तक लाने के लिए जो खर्चा किया, तो टेम्पो भाड़ा, रॉ मटेरियल को यहाँ तक लाने के लिए जो खर्चा है, वो तो सारे ट्रेडिंग में चले जाते हैं। इसी वजह से ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल प्रोडक्शन में यूज कर रहा हूं मैं, तो ये मटेरियल नॉर्मल प्रोडक्शन में यूज कर रहा है, नॉर्मल प्रोडक्शन के बाद हम तो उसको सेल कर देंगे। तो ये सारी एक्टिविटी तो मुझे मोर देन 1 ईयर बेनिफिट दे नहीं रही है। तो ये जो 6,000 रुपए हमने इंपोर्ट ड्यूटी पे की है, रॉ मटेरियल के ऊपर हम इंपोर्ट ड्यूटी जो भी पे करेंगे, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन हम कोई कैपिटल एसेट है उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी पे कर रहे हैं, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर। ये दो चीज अलग अलग है, देख लो। कस्टम ड्यूटी पेड ऑन इंपोर्ट ऑफ मशीनरी, कैपिटल, एंड फिर ये रेवेन्यू। देख लो, इंपोर्ट ड्यूटी पेड ऑन रॉ मटेरियल्स है। ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में आता है, ये एग्जाम में भी पूछते हैं। लास्ट वाला है, 18,000 interest had accrued during the year on term loan obtained and utilized for the construction of factory building and purchase of machineries. However, the production has not commenced till the last date of the accounting year. देखो, प्रोडक्शन अभी तक चालू ही नहीं हुआ। देखो सिंपल है, 18,000 रुपए का हमारा इंटरेस्ट हुआ। ये जो मैंने आपको बताया नहीं था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है, बिजनेस कमिंसमेंट से पहले भी होता है और बिजनेस कमिंसमेंट से बाद के भी होता है। लेकिन रेवेन्यू वाला जो होता है वो कमिंसमेंट से बाद का ही होता है। यहाँ पे हमने क्या किया था कि फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए हमने एक लोन ली थी। फैक्ट्री बिल्डिंग बनाने के लिए और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमने एक लोन ली थी। अब उसके ऊपर हमने 18,000 रुपए का इंटरेस्ट का खर्चा है हमारा। लेकिन अभी तक हमने प्रोडक्शन स्टार्ट ही नहीं किया, देख लो। तो हमने प्रोडक्शन स्टार्ट ही नहीं किया मतलब कमिंसमेंट किया ही नहीं है प्रोडक्शन। उससे पहले जो भी इंटरेस्ट का खर्चा है, वो क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इट इज दैट सिंपल। वो क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है और है। ठीक है। तो क्योंकि हमारा ये जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड बोलते हैं, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड मतलब क्या? कमिंसमेंट से कमिंसमेंट से पहले अगर कुछ भी हुआ, कमिंसमेंट से पहले कोई भी खर्चा हुआ है, वो खर्चा जो है कैपिटलाइज ही होने वाला है। क्यों? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो हमेशा कुछ भी कमिंसमेंट, बिजनेस कमिंस होता है या प्रोडक्शन कमिंस होता है, उसके बाद आता है ना। उससे पहले वाला खर्चा तो क्या होता है? सीधा कैपिटलाइज हो जाता है। इसी वजह से इसको बोलते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, और वो सीधा कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर में जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। आगे बढ़ते हैं, सेवेंथ वाला एक्सपेंडिचर। सेवेंथ वाला, ये भी रिसीट है। आ, ये ट्रांजेक्शन भी रिसीट है। ठीक है, समझा देता हूँ, ट्रांजेक्शन में ही आ जाएगा। ओके। स्टेट विथ रीजन, स्टेट विथ
reasons whether the following items relating to पार्वती शुगर मिल्स आर कैपिटल और रेवेन्यू, कैपिटल है या रेवेन्यू है वही बताना है। ओके, 50,000 रिसीव्ड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स इंक्लूडिंग 10,000 बाय वे ऑफ प्रीमियम। देखो भाई, शेयर इशू किया, अब देखो कैपिटल ट्रांजेक्शन एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन तो पता ही है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने सीखा, रेवेन्यू कैपिटल रिसीट भी सीख लेते हैं। इसका मतलब क्या, आपने कोई चीज रिसीव की है, ऑलरेडी मैंने लोन का एग्जांपल भी दिया था कि आपने कोई पैसे रिसीव किए पब्लिक के पास से, अगर वो पैसे मिले हैं, वो मोर देन 1 ईयर बेनिफिट में देने वाले आपको, तो वो कैपिटल रिसीट हो जाएंगे। ठीक है, वो कैपिटल रिसीट हो जाएंगे और उसके ऊपर कुछ फायदा होगा आपको, तो वो क्या माना जाएगा, कैपिटल प्रॉफिट माना जाएगा। तो यहाँ पे आपने इश्यू शेयर, इक्विटी शेयर इश्यू किया, ऐसा समझ लो। इक्विटी शेयर इश्यू किए, टोटल आपको 50,000 मिले, टोटल आपको कितने मिले, 50,000 मिले। तो अब ये 50,000 जो आपको मिले उसके अंदर से दो पार्ट है, एक पोर्शन 40,000 वाला है, एक पोर्शन कितना है, 40,000 वाला पोर्शन है। वो जो पोर्शन है वो कैपिटल का माना जाएगा, वो कैपिटल रिसीट माना जाएगा, वो कैपिटल रिसीट माना जाएगा। और बाकी का 10,000 वाला पोर्शन जो है वो कैपिटल प्रॉफिट माना जाएगा। क्यों, क्योंकि वो सिक्योरिटी प्रीमियम है। अब सिक्योरिटी प्रीमियम क्या माना जाता है, वो कैपिटल प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट एक्चुअली, सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो कैपिटल प्रॉफिट है। और नॉर्मल कैपिटल जो इक्विटी शेयर रिसीव करते हो, दैट विल बी कंसिडर्ड एज कैपिटल रिसीट, दैट विल बी कंसिडर्ड एज कैपिटल रिसीट। ओके, तो वो जो है आपकी कैपिटल रिसीट कंसिडर होती है। डन है, आगे बढ़ते हैं। परचेज्ड एग्रीकल्चरल लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड आपने परचेज की फॉर द मिल फॉर 60,000 and 500 पेड फॉर लैंड रेवेन्यू फॉर पीरियड आफ्टर परचेज। अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। आपने एग्रीकल्चरल लैंड परचेस किया, वो तो 60,000 आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो तो आप बोल ही दोगे कि सर लैंड परचेस किया। लेकिन 500 रुपए जो है ना, वो पेड फॉर लैंड रेवेन्यू फॉर द पीरियड आफ्टर परचेज बोला है। हाँ, एट द टाइम ऑफ परचेज मैं जो बोल रहा हूं, एट द टाइम ऑफ परचेज अगर वो लैंड को यूजेबल बनाने के लिए मैंने कुछ खर्चा किया तो वो मैं कैपिटल में डाल देता, कैपिटलाइज कर देता उसको। लेकिन मैंने परचेस कर ली लैंड, उसके बाद हर साल, हर साल लैंड रेवेन्यू के नाम पे हमारा कुछ कर जाता है। ठीक है, लैंड रेवेन्यू के नाम पे कुछ ना कुछ हर साल पेमेंट करना पड़ता है। तो इस इन दैट पेमेंट वो जो रिकरिंग एक्सपेंडिचर हो जाएगा। इसी वजह से ये 500 रुपए का जो एक्सपेंडिचर है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन 60,000 जो परचेज किया वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने परचेज करने के बाद कुछ खर्चा किया, एट द टाइम ऑफ परचेज किया होता तो मैं रेवेन्यू में तो कैपिटलाइज कर देता। आफ्टर परचेज उन्होंने बोला कि भाई 500 रुपए हमने लैंड रेवेन्यू के नाम पे दिए। तो लैंड रेवेन्यू क्या है, नॉर्मल लैंड रेवेन्यू जो है वो तो एक नॉर्मल सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो तो हमें करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसी वजह से रेवेन्यू टाइप का खर्चा है। थर्ड, 5,000 पेड एज कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीडब्ल्यूडी फॉर इंप्रूविंग रोड्स ऑफ शुगर प्रोड्यूसिंग एरिया। देखो, कॉन्ट्रीब्यूशन आप सिर्फ कॉन्ट्रीब्यूट कर, पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी मतलब आप बोल देता हूँ पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट है। पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है, रोड इंप्रूव करने के लिए आपके पास से हर साल कुछ कंट्रीब्यूशन मांगती है। तो हर साल कुछ कंट्रीब्यूशन मांग रही है, तो वो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। देखो, इसको कैपिटल कैसे कर सकते हो, आप बोलोगे कि सर कंट्रीब्यूशन है, रोड इंप्रूव करने के लिए हम तो ये कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। आपको कहाँ बेनिफिट हो रहा है, आपकी एसेट में कुछ आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, आपकी बैलेंस शीट में कुछ इंक्रीज हुआ, आपकी बैलेंस शीट में ऐसा लिखा कि रोड बना, आपकी बैलेंस शीट में ऐसा हुआ कि रोड बन रहा है, इसका बेनिफिट, ऐसा बैलेंस शीट में तो लिख नहीं सकते। तो इसी वजह से ये सारा खर्चा जो है वो कंट्रीब्यूशन किया, लेकिन एसेट तो बन ही नहीं सकता हमारी, इसी वजह से ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चला जाता है। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट एक्सपेंडिचर। 40,000 पेड फॉर एक्साइड ड्यूटी ऑन शुगर मैन्युफैक्चर्ड। देखो भाई, शुगर मैन्युफैक्चर किया। अब शुगर मैन्युफैक्चर मतलब क्या, ऊपर देखो उन्होंने बोला हुआ है कि पार्वती शुगर मिल लिमिटेड है, ये पार्वती शुगर मिल लिमिटेड है। तो शुगर उसका क्या है, नॉर्मल एक्सपेंडिचर है, नॉर्मल प्रोडक्शन, नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटी है। तो अगर उसकी नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटी है तो उसने शुगर मैन्युफैक्चर किया, उसके ऊपर उसने कुछ एक्साइज ड्यूटी मतलब जीएसटी भी पे किया, कुछ भी टैक्सेशन पे किया, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होने वाला है। क्यों, क्योंकि ये एसेट नहीं है उसकी, शुगर उसका परचेज से, नॉर्मल शुगर बेचना उसका काम है। उसके ऊपर कोई भी खर्चा किया उसने प्रोडक्शन करते टाइम पे ऊपर, सारा खर्चा रेवेन्यू में आएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके,
फिर उसके बाद उन्होंने बोला 70,000 पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे साइडिंग। देखो भाई ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, क्यों? क्योंकि ये मिल है। अब रेलवे साइडिंग बनाते हैं, वो अपनी फैक्ट्री होती है ना बड़ी बड़ी, तो वो अपनी रेलवे साइडिंग खुद ही बनाती है, तो उनकी ओनरशिप होती है ये। ठीक है, तो वो रेलवे साइडिंग उन्होंने खुद के लिए बनाई, तो मोर देन 1 ईयर बेनिफिट देगा। तो मोर देन 1 ईयर बेनिफिट देगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा? वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ये शुगर मिल के लिए रिलेटेड है। तो शुगर मिल, हमें खुद ऐसा सोचना है कि शुगर मिल हम है तो हमारे लिए कौन सा एक्सपेंडिचर होगा। डन है? आई गेस सो इट इज क्लियर टू यू। अब आते हैं कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट के ऊपर। देखो रिसीट, रिसीट एंड प्रॉफिट, बस यही बाकी है, एंड फिर लॉसेस। चलो रिसीट पे आते हैं। सबसे पहले जस्ट अ सेकेंड। चलो रिसीट पे आ जाते हैं। देखो मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि रिसीट मतलब क्या, पैसे मिलना। अगर कोई पैसा आपको मिल रहा है, अगर वो मोर देन 1 ईयर बेनिफिट मिल रहा है, मोर देन 1 ईयर बेनिफिट दे रहा है, तो वो कैपिटल रिसीट है। अगर वो सिर्फ और सिर्फ रेगुलर ऑपरेशन की वजह से आपको पैसा मिल रहा है, नॉर्मल सेल्स है, नॉर्मल आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया उसका इंटरेस्ट है, नॉर्मल कमीशन मिल रहा है, नॉर्मल डिस्काउंट मिला, तो ये सारे पैसे आपको अगर जो कोई मिल रहा है ना, तो वो सारे रेवेन्यू रिसीट हो जाएंगे। ठीक है, तो रिसीट है कैपिटल रिसीट। रिसीव्ड फ्रॉम अदर देन रेगुलर ऑपरेशन, रेगुलर ऑपरेशन के अलावा अगर कोई रिसीट आपको मिल रही है तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज कैपिटल रिसीट। क्यों? क्योंकि भाई आप ही सोच लो, आपने कोई बड़ी सी लोन ली, 10 साल के लिए लोन ली, वो क्या है, पैसे मिले, रिसीट हुई, लेकिन मोर देन 1 ईयर बेनिफिट आपको दे रही है, वो कैपिटल रिसीट माना जाएगा। इट इज दैट सिंपल। आपको कोई आप ऐसा समझ लो कि बैंक ओवरड्राफ्ट है आपका। अब बैंक ओवरड्राफ्ट आपको मिलता है तो वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट होता है, वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट होता है, लेकिन वो जो है वो कंसिडर्ड एज लायबिलिटी भी। बट ऑब्वियस है कि वो ऐसा नहीं मान सकते कि वो इनकम है हमारी। ठीक है, इसी वजह से, पर हाँ वो कैपिटल रिसीट माना जाता है। सिंपल है। एग्जाम्पल, एडिशनल कैपिटल सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट। देख लो, एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल का मतलब क्या, आप करंटली 5 लाख रुपए की कैपिटल है, 1 लाख रुपए और आपके पास डाल दिया कैपिटल में, 1 लाख रुपए और कैपिटल में डाल दिए। तो अगर 1 लाख रुपए और कैपिटल में आपने डाल दिए तो इन दैट सिनारियो होगा क्या, वो 1 लाख रुपए मोर देन 1 ईयर बेनिफिट देने वाला है बिजनेस को। हाँ, आप जब तक चाहो तब तक 1 लाख रुपए यूज कर सकते हो ना भाई। तो वो क्या है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट, कैपिटल रिसिट। फिर सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट, एक लॉन्ग टर्म एसेट मशीनरी पड़ी है, एक मशीनरी पड़ी है, कैपिटल एसेट है, तो कैपिटल एसेट को सेल करके कैपिटल रिसीट ही होने वाली है। इट इज दैट सिंपल। या तो नॉर्मली या सोचू कि नॉर्मल एक्टिविटी है, रेगुलर ऑपरेशन, हमारा रेगुलर बिजनेस है भाई, सपोज ऐसे समझ लो टॉयज बेचने का, और हमारे पास एक मशीनरी पड़ी है, टॉयज को बेच रहा हूं तो वो रेवेन्यू रिसीट है। टॉयज को बेच के जो रिसीट हो रही है वो सेल्स है, नॉर्मल नॉर्मल सेल है, तो वो रेवेन्यू रिसीट है। लेकिन हमारे पास एक मशीन पड़ी है जो टॉयज प्रोडक्शन में काम आती है, वो मशीन को मैंने बेच दिया, तो वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर था जब मैंने परचेस किया था, तो उसको बेच दिया, उसकी वजह से जो रिसीट हो रहा है वो कैपिटल रिसीट माना जाएगा, नॉट एन रेवेन्यू रिसीट। ओके, फिर उसके बाद डू नॉट अफेक्ट, उन्होंने बोल दिया कि ये पीएनएल को अफेक्ट नहीं करेगा, ये पीएनएल को अफेक्ट नहीं करेगा, कैपिटल रिसीट कभी भी पीएनएल को अफेक्ट नहीं करता, ये आपको एमसीक्यू में आता है। रेवेन्यू इन नेचर, रेवेन्यू इन नेचर क्या, रिसीव्ड फ्रॉम रेगुलर ऑपरेशन। देख लो, रेगुलर आप बिजनेस करते हो ना, उसकी वजह से जो आपको रिसीट होती है, इनकम होती है, उसको क्या बोलते हैं भाई, रेवेन्यू रिसीट बोलते हैं। देखो एग्जांपल, सेल ऑफ गुड्स, नॉर्मल सेल्स किया, कमीशन रिसीव किया या फी रिसीव की, कोई नॉर्मल सर्विस प्रोवाइड की, उसके ऊपर पैसे मिले, वो क्या है भाई, रेवेन्यू नेचर है और है। इट इज दैट सिंपल। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट्स, ऑलरेडी मैं प्रॉफिट वो ट्रांजेक्शन में ही बता चुका प्रॉफिट क्या होता है। देखो नॉर्मल आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर बिजनेस, रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी की वजह से जो प्रॉफिट होता है उसको बोलते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट। लेकिन आपके पास कोई कैपिटल एसेट है, क्या बोल रहा हूं, आपके पास कोई कैपिटल एसेट है, उसको बेच के उसकी वजह से आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा है, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज कैपिटल प्रॉफिट। ओके, वो रेगुलर नहीं होता। हमेशा कोई भी कैपिटल वाला ट्रांजेक्शन रेगुलर नहीं होगा, लेकिन रेवेन्यू वाला ट्रांजेक्शन जो है वो हमेशा रेगुलर होगा। ये हमारा सिंपल क्लियर रहेगा, ये दिमाग में क्लियर रखना। क्या बोला है, देखो प्रॉफिट्स, कैपिटल नॉट अर्न ड्यूरिंग रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस, रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में वो नहीं अर्न कर पाएंगे हम लोग। ओके, रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में वो नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल,
प्रॉफिट फ्रॉम, प्रॉफिट किस वजह से प्रॉफिट मिल रहा है वो थोड़ा ध्यान में रखना। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स थी उसको सेल करके, मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया, अभी आपको एक एग्जांपल बताया। सोचो कि आपकी बुक वैल्यू है बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में जस्ट अ सेकेंड, बैलेंस शीट में बुक वैल्यू दिख रही है 50,000 की, आपने वो एसेट को सेल कर दिया 60,000 में, तो ये जो डिफरेंस है ना, ये जो डिफरेंस है वो कैपिटल प्रॉफिट माना जाएगा। 10,000, 10,000 है वो कैपिटल प्रॉफिट है, और ये 50,000 रुपए जो आपको मिले वो कैपिटल रिसीट है। इट इज दैट सिंपल। वो क्या है? कैपिटल रिसीट। 50,000 जो मिले वो कैपिटल रिसीट है। जितनी बुक वैल्यू आपकी एसेट साइड पे दिख रही है आफ्टर डेप्रीशिएशन, उतना पैसा आपके लिए कैपिटल रिसीट है, लेकिन उसके ऊपर जो भी मिला वो कैपिटल प्रॉफिट है। इट इज दैट सिंपल, वो आपको समझ लेना है। ओके, अगर यहाँ पे ऐसा होता कि बुक वैल्यू 50,000 है और आपको सेल हुआ, आपका 40,000 रुपए में सेल हुआ, तो 10,000 का कैपिटल लॉस हो जाता, 10,000 का कैपिटल लॉस हो जाता, वो पीएनएल में जाता। डू नॉट अफेक्ट, नॉर्मली कैपिटल रिजर्व में जाता है। ये कैपिटल रिजर्व से आपका ट्रांसफर होता है। नॉर्मली ये कैपिटल लॉस माना जाता है और 40,000 कैपिटल रिसीट माना जाता है। ओके, आई होप सो इट इज क्लियर। आपको तो सिर्फ एग्जांपल याद रखने हैं, नॉर्मली आपको याद रखना है कि व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड कैपिटल प्रॉफिट एंड कैपिटल रेवेन्यू प्रॉफिट। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिर एक और चीज प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर। अभी हमने एक एग्जांपल में भी देखा कि शेयर इश्यू करके टाइम के ऊपर सिक्योरिटी प्रीमियम आपको जो मिलता है वो कैपिटल प्रॉफिट माना जाता है। डिबेंचर इश्यू करते पे टाइम भी जो भी सिक्योरिटी प्रीमियम आपको कैपिटल बेस्ड, आप कुछ भी इश्यू करते हो उसके ऊपर कैपिटल रिसीव करते हो, तो वो आपका क्या होता है? कैपिटल प्रॉफिट। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, देखो प्रॉफिट फ्रॉम, अगर आप डिबेंचर रिडीम करते हो, आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि आपने डिबेंचर जब इश्यू किया था तब 100 रुपए का इश्यू किया था, लेकिन जब आप रिडीम करते हो तब 90 रुपीज का रिडीम किया, तो ये 10 रुपए का जो प्रॉफिट हुआ कैपिटल प्रॉफिट माना जाता है। इट इज दैट सिंपल। क्यों? क्योंकि जब डिबेंचर इश्यू किया था, आप सोचो, डिबेंचर जब इश्यू किया था तो वो हमने लायबिलिटी पे लिखा था, तो वो कैपिटल रिसीट थी, कैपिटल रिसीट थी, तो उसकी वजह से जो फायदा हो रहा है वो कैपिटल प्रॉफिट ही होगा ना। इज दैट सिंपल। क्या नॉर्मल एक्टिविटी है डिबेंचर परचेस सेल करना? नॉर्मल एक्टिविटी है? नहीं है, वो नॉर्मल एक्टिविटी थोड़ी है। वो हम उसका बिजनेस करते हैं? नहीं है, वो नॉर्मल एक्टिविटी। तो इसी वजह से रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर भी, जो उसकी वजह से जो भी फायदा हो रहा है वो भी कहाँ पे जाएगा? भाई कैपिटल में ही जाएगा, तो वो कैपिटल प्रॉफिट माना जाएगा। ओके, अब आते हैं, ये समझना है, देखो हमेशा कैपिटल प्रॉफिट अगर हुआ, इतना याद रखना, कैपिटल प्रॉफिट अगर हुआ तो आपको वो कैपिटल प्रॉफिट हमेशा कैपिटल रिजर्व में चला जाता है। ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व एंड डू नॉट अफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व होता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अफेक्ट नहीं करता है। कैपिटल प्रॉफिट अगर कभी भी होता है ना, तो कैपिटल रिजर्व में जाता है, पीएनएल अकाउंट को अफेक्ट नहीं करता है। ओके, रेवेन्यू, अब आते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट। नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से जो फायदा होता है उसको रेवेन्यू रिसीट बोलते हैं, नॉर्मल सेल्स की वजह से। ठीक है, नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है। प्रॉफिट्स फ्रॉम सेल और गुड्स, सेल ऑफ गुड्स की वजह से जो प्रॉफिट होता है उसको रेवेन्यू बोलते हैं। डिस्काउंट रिसीव जो हुआ है वो उसको भी क्या बोलेंगे? हम रेवेन्यू रिसीट बोलेंगे। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव जो भी है उसको भी क्या बोलेंगे? रेवेन्यू रिसीव्ड बोलेंगे। और वो जो है रेवेन्यू, रेवेन्यू प्रॉफिट जो है वो पीएनएल में जाता है। नेट प्रॉफिट दिखता है ना, नॉर्मली रेवेन्यू प्रॉफिट जो है वो पीएनएल में ही दिखता है। रेवेन्यू की वजह से जो भी आपको फायदा होता है वो पीएनएल में जाता है। लॉसेस, उससे पूरा उल्टा, अगर आपका लॉस हो रहा है, जो ऊपर मैंने लिखा सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स की वजह से, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है 40,000 वाला, 50,000 की बुक वैल्यू है लेकिन 40,000 में बेचा तो 10,000 का कैपिटल लॉस हुआ। तो कैपिटल एसेट आपके पास पड़ी हुई है, कोई कैपिटल एसेट आपके पास पड़ी हुई है, और वो कैपिटल एसेट को बेच के आपको जो लॉस हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल लॉस बोलेंगे। इट इज दैट सिंपल। कोई भी कैपिटल इश्यू कर रहे हो आप, कैपिटल इश्यू कर रहे हो, लॉस ऑन इश्यू ऑफ कैपिटल, कैपिटल इश्यू करते टाइम पे डिस्काउंट पे इश्यू कर सकते हो कई बार आप। अब तो हालांकि रूल आ गया कि इश्यू, कैपिटल इश्यू करते टाइम पे डिस्काउंट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी एग्जांपल के लिए सपोज आप कैपिटल इश्यू करते हो, डिबेंचर इश्यू कर रहे हो, अभी इलीगल है, अभी कंपनीज एक्ट के हिसाब से आप डिस्काउंट पे कोई चीज इश्यू नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन मान लेते हैं कि आपने डिबेंचर इश्यू किया, 100 रुपए का डिबेंचर था लेकिन आपने 90 रुपए में इश्यू किया, तो वो 10 रुपए का लॉस हुआ ना, तो वो लॉस क्या है? कैपिटल लॉस है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब ये जो पैसे मिल रहे हैं वो कैपिटल रिसीट है ना, तो उसके ऊपर जो लॉस भी हो रहा है वो कैपिटल लॉस माना जाएगा। ठीक है, नॉर्मल एक्टिविटी, रेगुलर एक्टिविटी नहीं है ये,
इश्यू करना, क्या फिक्स्ड एसेट्स को सेल करके उसके ऊपर लॉस होता है, वो रेगुलर एक्टिविटी है क्या? नहीं है रेगुलर एक्टिविटी। अगर रेगुलर एक्टिविटी करते करते कुछ प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तो वो रेवेन्यू लॉस एंड प्रॉफिट। अगर नॉन रेगुलर एक्टिविटी है, जो रेगुलर एक्टिविटी नहीं है हमारी, उसकी वजह से प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, वो कैपिटल लॉस एंड प्रॉफिट होता है। एंड लॉस ऑन इश्यू ऑफ कैपिटल, लॉस ऑन रिडेम्पशन, देख लो ये सारी चीज ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। फिर इफ अमाउंट ऑफ लॉस, देखो ये इंपॉर्टेंट है, अगर कैपिटल लॉस का अमाउंट लार्ज होता है, बहुत ज्यादा होता है ना कैपिटल लॉस का अमाउंट, कई बार ऐसा होता है, हाँ कई बार ऐसा होता है कि कैपिटल लॉस का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है ना, तो वो स्प्रेड किया जाता है। अब इसका एग्जांपल देता हूँ, बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। आपने बैलेंस शीट में, आपने बैलेंस शीट में, जस्ट अ सेकेंड, आपने बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड के ऊपर आपने लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर पड़ा होगा, वो यहां पे लिखा होता है 50,000। ऐसा क्यों करते हैं? हम जब डिबेंचर इश्यू करते हैं ना, तभी हमें पता होता है कि हम इसको क्या करने वाले हैं। आ, जब आप रिडीम करोगे ना, तब प्रीमियम पे रिडीम करने वाले हो। मतलब आप 100 रुपए का डिबेंचर था, 110 रुपए पे रिडीम करने वाले हो। रिडीम करना मतलब क्या? रिडीम करना मतलब क्या? जो इन्वेस्टर है उनको पैसे वापस करना। अब जब उन्होंने पैसे दिए थे तब मुझे 100 रुपए मिले थे, मैं जब उनको रिटर्न करूंगा 110 रुपए रिटर्न करूंगा, तो 10 रुपए आज ही मुझे पता है कि उसका लॉस है। तो जब मुझे फ्यूचर में होने वाला लॉस है, कंजर्वेटिज्म कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन, तो आपको कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट क्या करना पड़ेगा इन दैट सिनेरियो? वो 10 रुपए आज ही दिखाने पड़ेंगे। तो वो जो 10 रुपए है ना, अगर वो लार्ज अमाउंट है, ये तो एक एक डिबेंचर के ऊपर 10, अगर 50,000 डिबेंचर है तो 10 × 50 5 लाख रुपए हो गए। तो अगर अमाउंट लार्ज है तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्प्रेड करना पड़ेगा। तो ये डिबेंचर जो है ना, ये डिबेंचर, फिर डिबेंचर की लाइफ देखी जाती है कि डिबेंचर 5 साल के बाद रिडीम करना है। डिबेंचर क्या करना है? 5 साल के बाद रिडीम करना है। तो अगर 5 साल के बाद रिडीम करना है, तो वो जो खर्चा है ना, ये 50,000 रुपए का, वो 5 साल में डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये लार्ज अमाउंट है। तो लार्ज अमाउंट को जितना आपका जो स्प्रेड किया जाता है, जो बेनिफिट आपको रिसीव हो रहा है, वो स्प्रेड किया जाता है उसमें। इसी वजह से ये वाला जो खर्चा है ना, उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंड, कैपिटल लॉस ही बोलते हैं, कैपिटल लॉस ही बोलते हैं। लेकिन इसको स्प्रेड किया जाता है, फिक्टिशियस असेट के ऊपर लिखते हैं, और उसको क्या करते हो? आप राइट ऑफ करते हो, और रेगुलर बेसिस के ऊपर पीएनएल में लेके जाते हो। लेकिन अगर कोई कैपिटल लॉस है, इसका अमाउंट छोटा सा है, तो वो सीधा सीधा पीएनएल में जा सकता है, डायरेक्टली पीएनएल में डाल दो, चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। ओके, आई होप सो ये आपका क्लियर है। रेवेन्यू लॉस ऑलरेडी पता है, दे अराइज ऑन अकाउंट ऑफ ट्रेडिंग लॉस। नॉर्मल ट्रेडिंग लॉस की वजह से होता है, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होता है, एंड रेवेन्यू लॉस हमेशा पीएनएल में ही जाता है। ओके, तो ये नोट्स हमारी कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट का जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ेंगे, और उसके आगे जितनी भी चीजें हैं रेवेन्यू प्रॉफिट, वो आगे कंप्लीट करेंगे। ये कंप्लीट करने के बाद हम एमसीक्यूज करेंगे इसके कैपिटल एंड रेवेन्यू का। तो आई होप सो दिस वीडियो हैज हेल्प्ड यू। आपको बता देता हूँ कि नॉर्मली एक रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं देन प्लीज डू शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। रेगुलरली आपको स्टडी करना जरूरी है। दीज लेक्चर्स विल डेफिनेटली हेल्प यू, आई एम टेलिंग यू। You have no required to take any extra classes for these foundation. I'm gonna teach you in a very professional manner। जो रिक्वायर्ड है वो सारी चीज आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर और ये यूट्यूब चैनल के ऊपर, ठीक है? तो डोंट वरी, just one thing that I want from you guys is to be regular and be honest with the study that you want to pursue। Okay, thank you so much and keep supporting me। शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जितना हो सके उतना करो, ठीक है? दैट वुड बी बेनिफिशियल टू मी, और वो मुझे मोटिवेट करता रहेगा। आई विल कीप मोटिवेटिंग यू एंड कीप हेल्पिंग यू गाइस। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग।